Hello students, welcome to BBN e-learning classes. Today we are going to discuss one of the most important topic of unit 3rd. Yes, it is Biot-Savart law. आपको Biot-Savart law या इसके एप्लीकेशंस के ऊपर जनरली एक क्वेश्चन मे बी 3 मार्क्स का जनरली वो होता है, आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम्स में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा. लेट्स स्टार्ट इट. Biot-Savart law. According to this law, basically a Biot-Savart law था क्या? अभी तक हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की, हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ फाइंड आउट की. बट अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिससे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सके. सो दिस इज द लॉ थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है वो किसकी वजह से करना है? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से. ओके, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, लेट द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैरिंग I current and this is a small current element dl having dl length. okay, और इस एलिमेंट को हम वैसे बोलेंगे idl, और ये इस पॉइंट पर थीटा एंगल बन रहा है. ओके, थीटा इज द एंगल. Now we are to find out the magnitude of magnetic field. Okay, due to this small element. देखिए पहले हम स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है P पॉइंट पर वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद हम कंप्लीट कंडक्टर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर लग रहा है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये लॉ काम करता है. आइए इसको स्टडी करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द करंट एलिमेंट साइन ऑफ द एंगल थीटा. दोनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट. अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. कह रहा है मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर करंट एलिमेंट की वजह से डिपेंड करता है डायरेक्टली अपॉन द करंट एलिमेंट. इट मींस B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL. देखिए IDL रिप्रेजेंट करता है हमारा करंट एलिमेंट को, मींस I करंट है, DL हमारे कंडक्टर की लेंथ है, स्मॉल लेंथ लिया है हमने. ओके, और जब हमने स्मॉल लेंथ लिया है इसका मतलब हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो इस करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL. ओके, साइन ऑफ द एंगल, इट मींस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin theta. This is the angle. Okay, and inversely proportional to the square of the distance between current element and the point. करंट एलिमेंट हमारा ये रहा, पॉइंट हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट इट इज r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. ओके, ये तीनों बात बायोट-सावर्ट ने कहा. ओके, अब हम इन तीनों को अगर कंबाइन करें, वी विल फाइंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. dB इज इक्वल टू K IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ओके, इस तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन मिला है. यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट सिस्टम पर. ओके, फॉर CGS यूनिट सिस्टम K इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू 1 होगी. तो CGS यूनिट सिस्टम के लिए dB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी IDL
साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमें सीजीएस यूनिट सिस्टम के लिए स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है पी पॉइंट पर वो हमें फाइंड आउट हुआ। ओके, आफ्टर दैट एसआई यूनिट सिस्टम के लिए K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ओके। अब यहां पर म्यू नॉट एक नई टर्म आई है आप सभी के लिए। ओके, बेसिकली दिस इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। ओके, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसकी यूनिट्स होती हैं, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। ओके, इस तरीके से हम एसआई यूनिट के लिए अगर डीबी निकालना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहां आई डॉट डीएल करंट एलिमेंट हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने यहां एसआई यूनिट सिस्टम के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हुआ है स्मॉल करंट एलिमेंट से हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर जो जो टर्म्स हमारी वेक्टर में है उन सबको हमें कहीं ना कहीं वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए म्यू नॉट और 4 पाई दोनों ही कांस्टेंट हैं, वेक्टर नहीं है बिल्कुल भी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। आई जो है करंट हैज बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये भी हमारी स्केलर हो गई। दिस इज द डीएल। डीएल इज व्हाट? डीएल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ दैट करंट एलिमेंट। ओके, और इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेंथ की जो डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ होती है उसी को वही डायरेक्शन इस करंट एलिमेंट लेंथ की होती है, स्मॉल लेंथ की। ओके, और इसके अलावा देखिए अब यहां पर साइन थीटा आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइन थीटा कहां से आ रहा है? तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं अब तक जितनी भी हमने वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट की थी उनमें या तो उनमें अधिकतर क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है। ओके, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म, तो इसका मीनिंग ये है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बिकॉज अगर ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता, अगर ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो टर्म आती वो स्केलर क्वांटिटी आ रही होती। ओके, इसका मतलब है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? एक टर्म तो हमारे पास है डीएल, इसका हमारे पास डायरेक्शन भी है। ओके, बट दूसरी टर्म हम कहां से निकालेंगे? यहां से। आर को अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और इसकी पावर इंक्रीज कर दें, ओके, तो यहां पर हमें दूसरी टर्म भी हम प्राप्त कर चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड r इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया, इसका मतलब साइन थीटा वहीं से आ जाएगा। आफ्टर दैट इट विल बिकम r क्यूब। ओके, एंड हियर इट इज ऑल्सो dB। ओके, इट इज ऑल्सो हैविंग द डायरेक्शन। ओके, क्योंकि हम तो इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म भी यहां पर इजीली फाइंड आउट कर ली। ओके,
इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे स्पेशल केसेस की तरफ। ओके, स्पेशल केसेस हमारे सॉल्व होंगे इस फॉर्मूले से। ओके, जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, तो यहां से कैसे होंगे, सबसे पहला स्पेशल केस है हमारा केस 1 इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखिए ये केस क्या है, हमारा थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री कब होगा, जब ये थीटा हमारा 0 डिग्री कब होगा, जब P पॉइंट हमारा यहां लाइज करेगा, तो हमारा जो थीटा होगा दैट विल बी 0 डिग्री। 180 डिग्री कब होगा, जब हमारा P पॉइंट यहां लाइज करेगा, तो थीटा जो होगा कंप्लीट 180 डिग्री का हो जाएगा। ओके, इसका मीनिंग ये है दोनों ही केसेस में थीटा जो है इस तरीके से है कि हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है कंडक्टर पर ही। ओके, तो अब ऐसे किसी केस के लिए कि जहां पर हमारा P पॉइंट हम उस कंडक्टर के ऊपर ही ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और साइन 0 क्या होता है 0, द आंसर इज 0। 180 आप पुट करोगे, द आंसर विल अगेन कम 0 बिकॉज साइन 180 इज 0। ओके, तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में जो आंसर आता है हमारा दैट इज 0, ये इसका मैग्नीट्यूड 0 है। इससे हम एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कंडक्टर करंट कैरी करता है, जिस कंडक्टर की वजह से जिस कंडक्टर के करंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसी कंडक्टर पर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 0। ओके, द सेकंड केस we are going to take the second case when theta is equal to 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का केस क्या होगा, जब हमारा पॉइंट P यहां होगा और इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ओके, देन व्हाट विल हैपन, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू फॉर साइन 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारी जो वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है क्योंकि साइन की वैल्यू जो है 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। ओके, इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं। ओके, अब बात आती है वही जो थोड़ी देर पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डायरेक्शन। आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था, केसेस भी हमने किए स्पेशल केसेस। ओके, डायरेक्शन की बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और यहां पर उसको बायोट-सेवर्ट लॉ के थ्रू हम दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट विद 2 मेथड्स। एक मेथड, पहले मैं वही मेथड डिस्कस करूंगा आपके साथ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट वाज राइट हैंड स्क्रू रूल, और अब की बार हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। This is dl length, this is r, this is the current I. Okay, तो बेसिकली हमने जब यहां देखिए डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, इसका मीनिंग सीधा है क्या कि हमें वेक्टर फॉर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी हमें डायरेक्शन देती है। ओके, सो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस प्रोडक्ट विद r वेक्टर डिवाइडेड बाई r वेक्टर का क्यूब या r क्यूब। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें यहां से पता चल रहा है कि जो
हमारा db वेक्टर है, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड r. ओके, dl इज द स्मॉल लेंथ हैविंग द डायरेक्शन इन द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड r इज द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट टू द पॉइंट p, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, यहां पर जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारा निकला होगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों ही वेक्टर्स के, क्योंकि ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आ रहा है. ओके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हम राइट हैंड रूल में थंब को रखते हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है, और हम अपनी जो हमारी जो फिंगर्स हैं उनको जब हम उनसे हम ग्रैब करते हैं इस वायर को, तो जो डायरेक्शन उस पॉइंट पर हमारी फिंगर्स की है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, तो P पॉइंट पर बेसिकली देखिए डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन आ गई. ओके, और अगर कोई पॉइंट इधर होता, लेट इट इज Q पॉइंट, तो ये कैसे आ जाता घूम के, और हमारी फिंगर्स बाहर आ रही होती इधर की साइड में, तो आउटवर्ड द प्लेन. इस तरीके से हम राइट हैंड रूल से इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं. गौर करने की बात यह है कि हमारी जो ये डायरेक्शन है ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है. ये कैसे हो पा रहा है, देखिए, क्योंकि ये हमारी इट इज ए कंडक्टर और इसकी अंदर करंट जो है फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां पर कोई पॉइंट P है. ओके, दिस इज द पॉइंट P, मैं इसको यहीं रख लेता हूं. तो अब इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, दैट मे बी द सर्कल ओनली, दैट मे बी द सर्कल ओनली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहां से एज ए रेडियस की तरह कनेक्टेड है. ओके, और यहां पर जो सर्कल ड्रॉ होगा, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ये पॉइंट P के थ्रू पास कर रहा है, तो सर्कल ही वो शेप होती है जो अपने हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. तो इस पॉइंट P पर भी ये परपेंडिकुलर होगी. ओके, नेक्स्ट जो रूल है जो हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज राइट हैंड स्क्रू. देखिए, आपने स्क्रूज अपने घर पर भी बहुत सारे देखे होंगे, वही स्क्रू है बेसिकली. स्क्रू मीन्स पेच, पेच वगैरह आपने बहुत सारे देखे होंगे. उनमें यहां पर हम जिन्हें जनरली चूड़ियां कहते हैं, ऐसे कुछ लगी हुई होती हैं जिनके सहारे वो अंदर चला जाता है. ओके, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ओके, तो अब इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन हमें जिस डायरेक्शन में हमें ये स्क्रू रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो इस करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े. ओके, तो हमें इसके लिए किस में करना पड़ेगा, हमें स्क्रू को ऐसे मूव करना पड़ेगा ताकि हमारा स्क्रू इस डायरेक्शन में बढ़े. आप देखिए, पेज को अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या होगा, किसी भी जो उसका होल है जिसमें लगा हुआ है उसमें अंदर चला जाता है. ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में. और देखिए, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी देखिए अभी कौन सी डायरेक्शन आ रही थी हमारी ये. ओके, राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग भी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल ठीक है. ओके, देखिए यही डायरेक्शन आ रही है. ओके, अगर हमें इस कंडक्टर के लिए फाइंड आउट करना है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, सिंपल हमें इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो हमें जिस डायरेक्शन में हमें इस स्क्रू को रोटेट करना होगा ताकि ये इस डायरेक्शन में जाए. ओके, द डायरेक्शन विल बी इन दिस वे. ओके, एंड दिस इज. और देखिए थंब रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए,
दिस इज द सेम डायरेक्शन। ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल भी मैंने आपको बताया। ओके, आफ्टर दैट जैसा मैंने आपसे कहा था एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के ऊपर हमें स्टडी करना है टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। देखिए ये हमारा फॉर्मूला, मैं इसको स्केलर की फॉर्म में लिख लेता हूं, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला आया। ओके, ये हमारी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। क्या होता है ये हमें किसी भी मीडियम के बारे में बताती है कि वो मीडियम कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट कर देता है कि वो उसमें फ्लो कर सके। ओके, तो यही वो प्रॉपर्टी है जो हमें इस बारे में बताती है। मीडियम टू मीडियम में डिपेंड करती है। ओके, अभी जो है ये म्यू नॉट है, मींस ये स्पेस के लिए वैल्यू जो होती है वही हमारी वैल्यू हमने यूज कर रखी है। इसमें अगर हमें मीडियम के अकॉर्डिंग लेना है इसको, तो एक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, दिस इज द टर्म, ये हमें मल्टीप्लाई करनी होती है जो कि मीडियम वाइज डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स के लिए, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी मीडियम की एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ जाती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ जाती है। ओके, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो हम केवल फ्री स्पेस के लिए कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये टर्म होती है। अब हमें इसके फाइंड आउट करना है एसआई यूनिट, तो यहां से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इसका। सबसे पहले डीवी इंटू में 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, एसआई यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनमें से जिस की भी एसआई यूनिट होती है वो हम पुट कर देंगे। डीवी क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है टेस्ला। ओके, पाई ये क्या है एक कांस्टेंट, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। आर स्क्वायर, आर क्या है लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई आई क्या है करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पेयर, डीएल क्या है लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, साइन थीटा क्या है एक कांस्टेंट है वैल्यू है, इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगी। यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी दिस टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अभी लास्ट टाइम जो मैंने यूनिट लिखी थी वो वेबर्स की टर्म में लिखी थी। वेबर्स की टर्म में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं डजंट मैटर, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज टेस्ला, और टेस्ला जो होता है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द यूनिट, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आप आगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पढ़ेंगे। ओके, 4 पाई अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आर स्क्वायर इसकी यूनिट जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है वही होगी। आर क्या है लेंथ है डिस्टेंस है, उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। आई करंट हो गया और डीएल की यूनिट हो गई एम अगेन, और इस तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस विल बिकम वेबर पर एम्पियर पर मीटर, यही यूनिट हमने वहां पे मैंने आपको बताई थी। तो दोनों ही इसके एसआई यूनिट होती हैं। ओके, आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस के लिए देखिए बी, सबसे पहले बी की डायमेंशन रखनी है। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायमेंशन आपने अभी फाइंड आउट की थी M1L0 T-2 A-1, ये इसकी डायमेंशन आई थी हमारे, अभी हमने फाइंड आउट की थी। ये हमारा कांस्टेंट हो गया 4 पाई, उसके बाद आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा लेंथ, इसकी डायमेंशन L स्क्वायर हो गई, डिवाइडेड बाई आई क्या है करंट, और करंट की डायमेंशन A हो गई, डीएल क्या है लेंथ और डायमेंशन इसकी L हो गई, साइन थीटा वैल्यू है कोई डायमेंशन नहीं है, और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे यहां से तो हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखिए L से तो ये पावर कैंसिल हो गई इसकी। ओके, माइनस a की पावर -1 है, इसकी वजह से -2 हो जाएगी। सो वी विल फाइंड आउट M1 L की पावर 1 आ गई यहां से,
t की पावर -2 and a की पावर -2. This is the dimension of absolute magnetic permeability. जनरली ये पूछ ली जाती है और इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं. जनरली जब ये पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स की कॉपी में ये नहीं होती और उन्हें ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है. ओके, तो आप इसको जरूर करें और नोट्स में से भी आप इसको कर सकते हैं. नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसके नोट्स फाइंड आउट करके वहां से भी इसको कर सकते हैं.